गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा बेटा आप जानते हैं कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमने जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि वॉन हाउस इक्वेशन वो हमने पढ़ ली थी। अब इस चैप्टर में बेटा हमारे पास इन दो टॉपिक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज Le Chatelier's प्रिंसिपल। अब Le Chatelier's प्रिंसिपल है क्या, इससे करते क्या हैं? ऑल्दो लिचेटलियस प्रिंसिपल इज मोर क्वालिटेटिव, हालांकि क्वांटिटेटिव वाइज भी आपसे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि लिचेटलियस प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आई है, अब हम ये तो जानते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाती है, इट डज नॉट रिजल्ट, इट डज नॉट वांट टू गेट डिविएटेड फ्रॉम दैट स्टेट। ये अपने आप को इक्विलिब्रियम से हटाना नहीं चाहती है। अब अगर आप इक्विलिब्रियम पर जाकर कोई भी चेंज करते हो, इफ यू आर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम पर आकर क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। नाउ सपोज कि अगर आप इक्विलिब्रियम की स्टेट में होते हुए बाहर से कोई चीज, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। इंक्रीज कैसे कर सकते हो कि आप मान लीजिए रिएक्टेंट को और ऐड कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट को और ऐड कर रहे हो। डिक्रीज कैसे कर सकते हो, मान लो आप रिएक्टेंट को कंज्यूम कर रहे हो या प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इस टाइम से, इस वजह से, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पहले इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टी थी अब वो चेंज हो गई। अब जाहिर सी बात है, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है इक्विलिब्रियम एक्टिव मास यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अरे भाई, जब आपने कंसंट्रेशंस को चेंज किया तो मैथमेटिक्स तो यही कहती है कि के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वो भी चेंज होना चाहिए। बट वी नो दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस ओनली एंड ओनली विद टेम्परेचर। दैट मीन्स रिएक्शन को जब ये पता चलेगा कि बाहर से किसी ने कोई चेंज कर दी है, डेफिनेटली द रिएक्शन विल ट्राई टू अपोज दैट चेंज। अब वो अपोज करने के लिए या तो रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या तो वो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एज वी विल कम टू नो अबाउट इट। या तो वो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में या तो वो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी Le Chatelier's प्रिंसिपल की मदद से आप ये चीज बता पाते हो, यू आर एबल टू डिस्क्राइब इट क्वालिटेटिवली कि आखिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज ऑफ द चेंज दैट यू हैव कॉज्ड एट इक्विलिब्रियम। मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर कोई प्रेशर है, अब वो प्रेशर कभी चेंज नहीं होगा, उसका कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर आपने बाहर से कोई चीज की, जैसे आपने प्रेशर को किसी तरीके से इंक्रीज कर दिया, वो कैसे कर सकते हैं कि हम कोई गैस इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, या फिर किसी एक कंपोनेंट के मोल्स को इंक्रीज कर दे, बाहर से उसको और ऐड कर दे। अगर रिएक्शन में अमोनिया गैस है, आप बाहर से और अमोनिया गैस ऐड कर दो, ऑब्वियस सी बात है आपने अमोनिया के मोल्स को इंक्रीज कर दिया है, तो प्रेशर भी होना चाहिए था इंक्रीज। अब प्रेशर जब इंक्रीज हो गया तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो इंक्रीज नहीं होगा। अब आपने अमोनिया ऐड किया है, ये भी हकीकत है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज भी नहीं होगा, ये भी होना चाहिए। तो अब इसके लिए रिएक्शन क्या करती है, क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है? ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द पर्सपेक्टिव, कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ Le Chatelier's प्रिंसिपल। Le Chatelier's प्रिंसिपल का जो डोमेन है, जहां पर वो आपको आंसर देगा कि आखिर ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी इन Le Chatelier's प्रिंसिपल। आई अगेन रिपीट माई सेल्फ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले हम Le Chatelier's प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर जो बहुत सारे केसेस इसके अंदर हमें पढ़ने हैं उनको हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद Le Chatelier's प्रिंसिपल। Le Chatelier's प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये Le Chatelier's प्रिंसिपल क्या कहता है, तो इसके लिए हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, a reversible reaction, a reversible reaction in dynamic equilibrium, a reversible reaction in dynamic equilibrium always opposes, always opposes the change that has been
caused by external agent। एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो भी चेंज आएगी किसमें, इक्विलिब्रियम पर जो आप करोगे उसको रिएक्शन क्या करेगी, अपोज। अब अपोज करने का मतलब क्या है, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है और सडनली आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। अब जाहिर सी बात है रिएक्शन को इसका उल्टा करना है, द रिएक्शन हैज टू अपोज दिस चेंज एंड दैट ऑब्वियसली मींस द रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर रिएक्शन को प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है, ये तो वही बात हो गई कि वो चाहती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। तो प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट इंक्रीज, जाहिर सी बात है बेटा द रिएक्शन विल गो इन, द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो बेसिक स्टेटमेंट बेटा इसका यही है। अब इसके रिलेटेड जो बहुत सारे केसेस हैं, हम एक एक करके उन केसेस को अब स्टडी करेंगे। तो पहला केस जो है बेटा, दैट फर्स्ट केस इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में भी दो तरीके से हैं। देखो बेटा, कंसिडर ए रिएक्शन, हम जरा एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। कंसिडर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कंसिडर ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। चलिए हम एक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए A टाइम्स A इट गिव्स अस B टाइम्स B। ये मान लेते हैं हम, ये रिएक्शन कहाँ है, इक्विलिब्रियम पर है। देयरफॉर अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो मैं कह सकता हूं Kc इज इक्वल टू concentration of B raised power B divided by concentration of A raised power A। ठीक है, तो ये जो कौन सी concentrations है, ये कौन सी concentrations है, B और A, these are definitely equilibrium concentrations। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर है हम इन्हीं इक्विलिब्रियम concentrations को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखते जाइए। सपोज, देखो बेटा हम क्या कहेंगे, सपोज द कंसंट्रेशन of B is increased। Suppose the concentration of B is increased। In other words beta, I mean to say, suppose the concentration of the products is increased। ठीक है, हमने products की concentration को क्या कर दिया है, increase कर दिया है। Suppose the concentration of B is increased, therefore अब reaction क्या करेगी। देखो बेटा, अगर आप देखोगे हमारे पास, हम कहेंगे हमने B की concentration को क्या कर दिया, increase कर दिया। B की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो रिएक्शन चाहेगी इसकी कंसंट्रेशन को कम करना, और कम करने का तो एक ही तरीका है कि रिएक्शन आ जाए कहां पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द B इज इंक्रीज, देयरफॉर द रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ B। It will try to decrease the concentration of B, hence the reaction goes in backward direction। Hence the reaction goes in backward direction। क्योंकि अगर आपको B की कंसंट्रेशन को कम करना है तो आना पड़ेगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आओगे A की कंसंट्रेशन को भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मान लीजिए बेटा आप B की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, B की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैथ्स यहां पर ये कहती है कि Kc का वैल्यू भी इंक्रीज होना चाहिए। But will the value of Kc increase? No, it will never increase। अगर Kc का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा तो कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए ना जो इसका वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है होना चाहिए था उसको नेगेट करे। तो B के इंक्रीज होने से Kc को क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन क्या ये इंक्रीज होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज बेटा जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी ना, बताओ व्हाट विल हैपन टू कंसंट्रेशन ऑफ A। ऑब्वियस सी बात है बेटा द कंसंट्रेशन ऑफ A विल इंक्रीज। अब B के इंक्रीज होने से Kc इंक्रीज होएगा, लेकिन A का जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज द रिएक्शन विल कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी वजह से Kc को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो इसका इंक्रीज और इसका डिक्रीज आपस में क्या करेंगे, नेगेट करेंगे एक दूसरे को, और Kc का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो इन जनरल वी विल से व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज्ड द रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब यहीं से बेटा हम ऐसी चीज बात करें, सपोज the concentration of A is increased। अब हम बेटा क्या काम करें, A की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं, A की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। जरा बेटा यहां पर अंदाजा लगाइए, अगर आपने A की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया,
अब जाहिर सी बात है बेटा, केसी को कम होना चाहिए था, लेकिन क्या केसी कम होगा? नहीं। तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग विच विल इंक्रीज इट्स वैल्यू, ताकि केसी भी बढ़ जाए। और हम जानते हैं केसी के साथ क्या क्या चीजें हैं, एक तो बी की कंसेंट्रेशन और दूसरी ए की कंसेंट्रेशन। तो अगर आपने ए की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये रिएक्शन चाहेगी ए की कंसेंट्रेशन को कम करना, और कम करने का एक ही तरीका है, रिएक्शन आ जाए किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। और जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, बी की कंसेंट्रेशन को भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो बी के इंक्रीज होने से ये इंक्रीज होना चाहिए, ए के इंक्रीज होने से ये डिक्रीज होना चाहिए। तो ना ही ये इंक्रीज होगा ना ही ये डिक्रीज होगा, ये उतना ही रहेगा जितना ये पहला इक्विलिब्रियम पर था, जब हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, the reaction will go in the backward direction so as to maintain the constant value of Kc. But if you are increasing the value of A, if you are increasing the concentration of A, this Kc should decrease. But जब आप A की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, रिएक्शन कहां जाएगी? बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसको A की कंसेंट्रेशन कम करनी है, और फॉरवर्ड में ही तो A की कंसेंट्रेशन कम हो रही है ना, और B की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो A की कंसेंट्रेशन जिसको आपने बढ़ाया था, रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बी की कंसेंट्रेशन को भी क्या होगा? इंक्रीज। तो बी के इंक्रीज होने से ये इंक्रीज होना चाहिए, और ए के भी इंक्रीज होने से ये डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका इंक्रीज और इसका डिक्रीज दोनों नेगेट करेंगे एक दूसरे को, दोनों कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को, और केसी के वैल्यू को कुछ नहीं होगा। सो सपोज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज, देयरफॉर द रिएक्शन goes in forward direction. Therefore the reaction goes in forward direction. अब देखिए बेटा, मैंने ये दोनों केसेस किए इंक्रीज के लिए। अब जैसे मैं आपको तीसरा केस बोलूं, सपोज द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डिक्रीज्ड। हमने पहले किया सपोज द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड। अब हम कहते हैं कि बी की कंसेंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बी की कंसेंट्रेशन को कम करेंगे, रिएक्शन करेगी इसका उल्टा, मतलब वो चाहेगी बी की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना। अब आप खुद सोचो बेटा, बी की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने का तरीका क्या है? ये रिएक्शन कहां आ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट मींस व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज डिक्रीज्ड, द रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा एक और केस देख लो, अगर आपने ए की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज किया, रिएक्शन विल try to increase the concentration of A. And what is the only method available for increasing the concentration of A? That obviously means the reaction will go in the backward direction. तो मतलब B को increase करने से reaction जाएगी backward में, B को decrease करने से reaction आएगी forward में। ध्यान से, A को इंक्रीज करने से रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में, और A को डिक्रीज करने से, यानी कि रिएक्टेंट्स को डिक्रीज करने से रिएक्शन आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैंने सिर्फ 2 के केसेस लिखे हैं, बट मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप उसको देखकर इसको कर लोगे, इसको समझकर वो 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहां पर अगर आप चाहो तो मैं फिर भी लिख देता हूं, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डिक्रीज्ड, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? यहां पर ये जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीज्ड, तो रिएक्शन जाएगी बेटा यहां से किस में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो यही थे बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या पड़ता है, मतलब ये किस हिसाब से रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। नाउ ये जो बोला ना बेटा हमने कि ये बैकवर्ड में जाएगी, ये फॉरवर्ड में जाएगी, दिस इज जस्ट ए क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव। लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस, उससे आप देखोगे ना फिर क्या होगा। उससे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। देखिए बेटा, जैसे आप मान लो हमारे पास एक रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन बेटा हम कंसिडर करें, कंसिडर द रिएक्शन, हम एक रिएक्शन मान लेते हैं बेटा लाइक दिस, ट्वाइस ए दिस गिव्स अस बी, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन भी है, ठीक है, और ये दोनों की दोनों गैसेस में है, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आप बताइए पहले इसका केसी किसके बराबर है। इसका केसी है ना बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर।
ठीक है, और ये कौन सी कंसेंट्रेशन है? इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। नाउ देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन विल से द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। अब जाहिर सी बात है बेटा, हमने जब कहते हैं ना ये कि कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, इसका मतलब जो बी की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर थी हमने उसका दुगना कर दिया। ठीक है, अब बताइए ये रिएक्शन कहां जाएगी? पहले तो हमारे दिमाग में आएगा कि भाई अगर आपने बी की कंसेंट्रेशन मतलब आपने प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है बेटा रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ए की कंसेंट्रेशन फॉर श्योर क्या हो जाएगी बेटा? इट विल इंक्रीज। द कंसेंट्रेशन ऑफ ए विल फॉर श्योर इंक्रीज। अच्छा, ए की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन किस वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी? ए का पहले कौन सा वैल्यू था बेटा? इस इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, दिस कंसेंट्रेशन ए। अब जो इसका नया वैल्यू आएगा ना वो इस ए से ज्यादा होगा, और कैसे ज्यादा होगा मैं आपको दिखाता हूं। नाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, मतलब बेटा अब जो बी की नई कंसेंट्रेशन है बी डैश, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस जो उसकी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन थी पहले वाले इक्विलिब्रियम पर, इजंट इट? व्हाट डू वी नीड टू डू? हमें पता करना है कि ये ए डैश कितना आएगा, हमें पता करना है कि ए की जो नई कंसेंट्रेशन है ये कितनी आएगी। Now the only thing that matters here is बेटा we know that the reaction will go in the backward direction। ठीक है, reaction backward direction में जाएगी, so the concentration of A is for sure going to increase। अच्छा, A की concentration surely increase हो जाएगी, लेकिन कैसे increase होगी, कितना increase हो जाएगी? That is what is called as the क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। हमने इससे पहले जब कहा ना ये फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, दैट इज जस्ट द क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव, मतलब आप ये सिर्फ बोल रहे हो फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, लेकिन फिर आपको ये भी बोलना है कि इसकी जो नई कंसेंट्रेशन है वो बताओ वो कितनी है। तो बेटा अब चूंकि कंसेंट्रेशन चेंज हो चुकी हैं, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन नहीं रह चुकी हैं, तो हम एक टर्म पढ़ चुके हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, वी हैव स्टडीड अ रिएक्शन कोशेंट एंड दैट रिएक्शन कोशेंट विल राइट एज क्यूसी। अब क्यूसी किसके बराबर होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ बी डैश डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए डैश, इसका आ जाएगा स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था ना कि रिएक्शन कोशेंट को उसी तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से हम केसी केपी को लिखते हैं। ठीक, नाउ व्हाई हैव आई रिटन ओनली क्यूसी? बिकॉज हमें यहां पर केसी दिया था, अगर केपी होता तो मैं क्यूपी लिखता। ठीक, अब देखिए बेटा क्यूसी किसके बराबर आएगा? व्हाट इज द न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ बी? इट इज ट्वाइस बी, है कि नहीं? अब डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए डैश का स्क्वायर। बट हम क्या लिखेंगे बेटा? बट सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, चूंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है, सो विल दिस केसी चेंज? नो, दिस विल नेवर चेंज। दैट मींस बेटा ये क्यूसी जो है ये किसके बराबर होगा? केसी, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्यूसी किसके बराबर बेटा? क्यूसी बराबर है 2 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए डैश का स्क्वायर। और बेटा केसी किसके बराबर? केसी बराबर है कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां से बी और बी कैंसल आउट हो जाएगा, दिस विल टर्न आउट हियर 2 टाइम्स ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए डैश का स्क्वायर, है कि नहीं? अब बेटा यहां से क्या होगा? ये स्क्वायर उठकर इसके ऊपर आ जाएगा एंड यू विल फाइंड आउट कि ए डैश इज इक्वल टू √2 टाइम्स ए। अब देखिए बेटा ध्यान से इस चीज को, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? √2 इज 1.414, तो सर्टेनली बेटा 1.414 तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब बेटा ये ए डैश भी ए से बड़ा ही आएगा। अब कितना बड़ा था? दैट वाज 1.414 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा ए डैश अगर आ गया ना √2a, आप जरा इस क्यूसी में ये वैल्यूज डाल के देखो, देखो क्यूसी बराबर है ट्वाइस बी, और जब आप ए डैश को डालोगे ना √2a, आप देखोगे √2 पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, वो 2 बन जाएगा, और a का स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसल, और क्यूसी वापस बराबर आ जाएगा किसके? केसी के। आई एम प्रीटी मच श्योर थोड़ा आपको मत यहां से डाउट लगा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है आपको ये पहले पता होना चाहिए दैट द न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, हमने कहा ना ये रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड आएगी तो मतलब ए की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस कंसेंट्रेशन एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम। इनिशियल इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी? ए। अब जो इसकी नई कंसेंट्रेशन है, चूंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, दैट इज √2 टाइम्स ए, एंड √2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, दैट मींस दिस ए डैश इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ए।
ठीक है, अब ध्यान से, अब जैसे बेटा क्वेश्चन हमसे कहेगा नेक्स्ट, इसी के साथ अगर क्वेश्चन एक टर्म यूज करे तो उससे भी आप इसको देख सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो, ठीक है, अब देखिए, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ, यहां से बेटा हम ऐसे कर सकते हैं, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ, लेट अस सपोज ए इज हाफ्ड, हमने ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अच्छा, ए की कंसंट्रेशन हाफ, तो मतलब हमने इक्विलिब्रियम से इसकी कंसंट्रेशन कम कर दी, तो रिएक्शन तो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन जाएगी कहां पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपने ए की कंसंट्रेशन को कम कर दिया है। ए की कंसंट्रेशन को कम कर दिया है, तो ए की कंसंट्रेशन अब क्या होगी, इंक्रीज, द रिएक्शन विल डेफिनेटली गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो डेफिनेटली बेटा बी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कैसे कम होगी वो भी देखिए बेटा, तो QC किसके बराबर आएगा, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी डैश डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए डैश का स्क्वायर। बट क्या कहेंगे बेटा, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए डैश है, ये है ना इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है, इसका हाफ, तो बेटा आप यहां पर ये वैल्यू डाल दीजिए, QC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी डैश डिवाइड बाय ए डैश को क्या लिखेंगे बेटा, आप we will write this as a square, और इसका जो बेटा वो 4 है, वो 4 आ जाता ना ऊपर आएगा, वो 4 कहां आ जाएगा, ऊपर। दैट मीन्स बेटा, बट QC is equal to KC, क्यों QC is equal to KC, because the temperature is same, therefore बेटा हम कहेंगे concentration of B dash into 4 divided by concentration of A का स्क्वायर, वो बराबर होगा concentration of B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, इसका मतलब बी डैश दैट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो बी की नई कंसंट्रेशन है, जो बी की नई कंसंट्रेशन है, वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। 4 टाइम्स डिक्रीज मतलब 1/4 हो जाएगा। तो हमने कहा ना कि जब आप ए की कंसंट्रेशन को कम करोगे, रिएक्शन चाहेगी कहां आना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब तो एक हिसाब से ये भी है ना कि बी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है बेटा, जब बी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट इज ओनली क्वालिटेटिव आइडिया, क्वांटिटेटिव इज कितना कम हो जाएगी। तो बी की जो नई कंसंट्रेशन बनेगी, ये बनेगी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं ना इनिशियल कंसंट्रेशन, इस इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि T इज इक्वल टू 0। इस इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब इसकी जो वो वाली कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर पहले थी, फिर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया ना, तो जब ये कहता हूं कि इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इनिशियल कंसंट्रेशन मींस द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, नाउ दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस। अब मैं इस पे आपको एक और क्वेश्चंस करवाता हूं, उससे आपको और समझ में आएगा। देखो, थोड़े से और इस पे से अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन 3A plus B, this gives us 2C, ठीक है, if the concentration of A is halved and that of C is doubled, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा find the new concentration of B, ऐसे क्वेश्चन कहेगा। ठीक, कि हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है, डेफिनेटली दिस इज द रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए की कंसंट्रेशन को क्या किया गया है, ए की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया गया है, और जो सी की कंसंट्रेशन है इसको डबल कर दिया गया है। आप बताइए बी की कंसंट्रेशन को अब क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक चीजें लगानी है बेटा। वी नो, क्या लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं कि Kc जो है ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, ये कौन सी कंसंट्रेशंस है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। नाउ अब बताइए बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ A इज हाफ, मतलब A की जो नई कंसंट्रेशन है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा है। ठीक,
और जो C की कंसंट्रेशन है वो डबल हो गई है, मतलब C की जो नई कंसंट्रेशन है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल है। हमको क्या करना है, हमको B डैश निकालना है, हमको क्या करना है, B डैश निकालना है। देयरफॉर बेटा कुछ नहीं करना है, QC किसके बराबर, QC बराबर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ C डैश इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A डैश इसका क्यूब इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B डैश रेज पावर 1। ठीक है, अब यहां से देखिए बेटा C डैश की कंसंट्रेशन को आपको क्या करना है, 2 टाइम्स C कंसंट्रेशन और बेटा इसको स्क्वायर कर देंगे होल डिवाइडेड बाय A डैश की कंसंट्रेशन को बेटा हाफ करना है, दैट मींस इट इज A क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब बेटा वो 8 हो जाएगा और यहां से बेटा आपके पास B डैश की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना होता है, यहां पर वही लिखना होता है, बट QC इज इक्वल टू KC। क्यों, बिकॉज द रिएक्शन हैज कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा हमने टेम्परेचर को कोई चेंज नहीं की है, ठीक है, तो टेम्परेचर जब सेम तो QC KC के बराबर। तो QC किसके बराबर आया बेटा, जरा इसको कीजिए, दिस बिकम्स 4 टाइम्स C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा ये 8 भी तो ऊपर आ जाएगा, मतलब मुझे 4 नहीं लिखना चाहिए, आई शुड राइट इट एज 32, और नीचे क्या आ जाएगा, A का क्यूब इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B डैश, वो किसके बराबर है, KC तो हमें यहां पर दिया हुआ है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब बेटा C स्क्वायर कैंसल, A क्यूब कैंसल, दैट मीन्स बेटा 32 टाइम्स B इज इक्वल टू B डैश। ठीक है, बिल्कुल बेटा, इसका जो नया B डैश है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा, 32 टाइम्स जो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था इक्विलिब्रियम पर। जो नई कंसंट्रेशन B की आएगी दैट विल बी 32 टाइम्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? आई होप ये समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। ठीक, इस तरह से बेटा ये सवाल करते हैं कंसंट्रेशन के। आपको बहुत सारे सवाल बेटा ऐसे मिल जाएंगे बुक्स पर, जहां पर आप ये क्वेश्चंस को ओवर ट्राई कर सकते हो। ठीक, सो आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क क्वेश्चंस इस कंसंट्रेशन के रिलेटेड, जो आप करके मुझे बता दोगे, और चाहो तो उनका रिप्लाई भी कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब बेटा मैं यही रिएक्शन रख रहा हूं, मैं यही रिएक्शन रखूंगा, और मैं सिर्फ कंडीशंस चेंज करूंगा। ठीक, मैं सिर्फ कंडीशंस चेंज करूंगा, द रिएक्शन इज सेम, आप सिर्फ उसके बारे में लिखिएगा फॉर डिफरेंट केसेस। ए है बेटा, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ए इफ बी इज डबल्ड एंड सी इज ट्रिपल्ड। ठीक, ये हो गया पहला केस, पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए भी यही है रिएक्शन। अब जो अगला मैं लिख रहा हूं, फाइंड concentration of C if B is halved and A is tripled। ठीक है, तीसरा पार्ट बेटा, फाइंड concentration of B if A is doubled and C is unchanged। और C जो था बेटा, C को हमने जैसे रखा था पहले, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ A को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये 3 केसेस हैं बेटा, जो आप इस कंसंट्रेशन के केस के रिलेटेड मुझे सॉल्व करके सेंड कर दोगे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पहला फैक्टर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। तो इससे हमने क्या सीखा, हम ये सीखते हैं कि अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की इंक्रीज की जाएगी तो रिएक्शन कहां जाएगी, उस डायरेक्शन में जहां से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, और अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, एंड दैट ऑब्वियसली मींस द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, नाउ वी हैव अनदर फैक्टर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटा, हमारे पास एक और फैक्टर है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन इफेक्ट ऑफ प्रेशर को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जब भी हम इस केमिस्ट्री के दौरान हम एक चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसकी एक बात है बेटा, देखो क्या, हमारे पास अगर एक गैसियस मिक्सचर है, तो हम उसको ऐसे कंटेनर में लेते हैं कि जिस कंटेनर के 3 वॉल्स
तीन वॉल्स फिक्स्ड है, लेकिन एक वॉल जो है ना उसका मूवेबल है। वो उसका क्या है? मूवेबल है। दिस इज मूवेबल वॉल। मतलब बेटा ये जो इसका कैप है, ये कैप ऊपर नीचे जा सकता है। अब ऊपर कब जाएगा? जब अंदर वाली गैसेस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। और ये कंप्रेस कब हो जाएगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा देन द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये ध्यान में बेटा आपको रखना है। अब अगर मैं कहता हूं दैट मैंने क्या काम किया, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, मैंने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को क्या रख दिया? कांस्टेंट रख दिया। बेटा कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का मतलब समझते हो क्या है? कि कोई भी वॉल, चारों की चारों वॉल्स वो कभी भी मूव नहीं कर सकती है। तो उस वक्त आप ये समझ जाइएगा कि जब सर कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस वक्त जो उस डब्बे की, उस कंटेनर की जो चारों वॉल्स है, दोज वॉल्स आर इमूवेबल, वो मूव नहीं कर सकती हैं। और जब मैं ये कहूंगा कि दैट देयर इज ए चेंज इन द वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज कैसे होगा बेटा कंटेनर का? जब उसकी ऊपर वाली जो कैप है ये मूव करेगी। इसी को बेटा बोलते हैं मूवेबल पिस्टन। दैट इज नोन एज मूवेबल पिस्टन। मतलब कि ये ऊपर नीचे जा सकता है। और अगर ये ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज, अगर ये नीचे आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज। अगर ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। और अगर ये नीचे आएगा तो गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी, मतलब उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो दैट मींस वॉल्यूम एंड प्रेशर जो है आपस में, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे बेटा अपना अगला फैक्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। द सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और बेटा इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को पढ़ने के लिए भी हम ये एज्यूम करके चलते हैं, हियर वी एज्यूम क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहां पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं that we have constant volume and we have constant temperature. So constant volume means अब वो जो पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर नीचे मूव नहीं करता है, वो अपनी इस जगह क्या बैठा हुआ है? फिट बैठा हुआ है, एक जगह फिक्स करके बैठा हुआ है। बाकी जो तीन वॉल्स हैं वो भी हिल नहीं रही हैं, और जो उसका कैप है वो भी हिल नहीं रहा है। Am I clear? Now you have again constant temperature. तो बेटा यहां पर एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज कीजिए, PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है। आप यहां से कहोगे प्रेशर इज इक्वल टू N इंटू RT डिवाइडेड बाई V। RT बाई V पूरा का पूरा कांस्टेंट है। आप यहां से कह सकते हो P इज इक्वल टू K इंटू N। और बेटा आप कह सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर किसी वजह से गैसेस के मोल्स इंक्रीज हो गए तो ये एक ही तरीका करेंगे, क्या? प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मोल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका ध्यान रखिएगा, इसका यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज में बेटा हमारे पास पहला केस जो है ना, इसका पहला केस दैट इज ए पार्ट। इसका जो ए पार्ट है दैट इज व्हेन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो। पहला केस जो इसमें आपको पढ़ना है दैट इज व्हेन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो। और व्हेन डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है बेटा? दैट मींस द नंबर ऑफ gaseous moles, the number of gaseous moles on product side is greater than number of gaseous moles on reactant side। रिएक्टेंट साइड में जितने गैशियस मोल्स हैं उससे ज्यादा मोल्स कहां पर है? गैशियस प्रोडक्ट साइड में। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद हमें पढ़ना है डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, और उसके बाद हमें पढ़ना है डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो। अब यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो गया, ये तो एक हेडिंग हो गया। अब इन रिएक्शंस में या तो प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा या तो प्रेशर को डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, या तो प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा या तो प्रेशर को डिक्रीज। मतलब इस केस के भी दो केसेस हैं। कौन से? इसका जो पहला पार्ट है बेटा दैट इज व्हेन द टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, व्हेन द टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड।
अगर आपने टोटल प्रेशर को क्या कर लिया, इंक्रीज, और फिर बेटा आप देखोगे व्हेन टोटल प्रेशर इज डिक्रीज्ड। एक तो इंक्रीज का केस है और दूसरा डिक्रीज का केस है। देखिए बेटा, हम एक इक्वेशन बेटा मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kx इंटू P टोटल रेज्ड पावर डेल्टा Ng, है कि नहीं? Kp इज इक्वल टू Kx इंटू P टोटल रेज्ड पावर डेल्टा Ng। ध्यान दीजिएगा बेटा, इस इक्वेशन में सबसे पहले कैविएट एक सुन लेगा। कैविएट का मतलब होता है पहले एक चीज का ध्यान रखना, क्या? कि डेल्टा Ng को हमेशा पॉजिटिव रखना। डेल्टा Ng को हमेशा क्या रखना? पॉजिटिव। ठीक है, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, मतलब जो इस केस में ऑलरेडी सही है, तब ये इक्वेशन ऐसे ही यूज की जाएगी। लेकिन अगला केस चूंकि हमारा डेल्टा Ng लेस देन 0 का है, तो इसका मतलब उस वक्त मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखूंगा। आई विल राइट दिस इक्वेशन एज Kp is equal to Kx divided by Pt raised power delta Ng। क्यों? क्योंकि बेटा उस वक्त था ना डेल्टा Ng लेस देन 0, मतलब माइनस था। अगर वो माइनस था, मैं इसको कहां ले गया? डिनोमिनेटर में बन गया ना डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब आप प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करोगे ना, तो इस डेल्टा Ng को हमेशा क्या रखना? पॉजिटिव रखना। नेगेटिव इसको रखने की कोशिश नहीं करना, वरना कभी कभी क्या होता है, आंसर गलत भी आ जाता है। अब गलत कैसे आएगा वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम डेल्टा Ng लेस देन 0 के केस में करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, स्टूडेंट थोड़ी हड़बड़ी में गलत आंसर दे सकता है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज कीप डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। तो वो मैंने यहाँ पर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 इस केस में तो रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी से ही ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वेशन ये ऐसे ही यूज हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, व्हेन द टोटल प्रेशर इज इंक्रीज, मतलब बेटा ये वाली टर्म क्या हो रही है? इंक्रीज। ये वाली टर्म क्या हो रही है? इंक्रीज। अच्छा, अगर टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये Kp भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। अच्छा, Kp भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन हमने चेंज क्या किया है? व्हाट हैव वी चेंज्ड? वी हैव चेंज्ड ओनली प्रेशर, नॉट द टेम्परेचर। सो विल दिस Kp चेंज? क्या ये Kp इंक्रीज होगा? बिकॉज हमने यहाँ पर टोटल प्रेशर इंक्रीज किया है ना, और Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pt। अगर हमने Pt को इंक्रीज किया तो ये Kp भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। लेकिन क्या ये इंक्रीज होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज Kp चेंज होता है सिर्फ टेम्परेचर से। अच्छा सर, रियलिटी तो यही है कि हमने टोटल प्रेशर इंक्रीज किया है, फिर भी अगर Kp को इंक्रीज नहीं होना है तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना जो डिक्रीज हो रही हो, है कि नहीं? अब वो कौन है बेटा? वो ये Kx है। मतलब अगर हमने टोटल प्रेशर इंक्रीज कर दिया, दैट इज बेटा हम कहेंगे जो नया प्रेशर Pt डैश है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर से क्या है? ज्यादा है। देयरफॉर Kp शुड इंक्रीज, देयरफॉर Kp शुड इंक्रीज, but since temperature is constant, Kp will not change its value, Kp will not change its value, Kp अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। Therefore, तो क्या कहेंगे बेटा? Therefore Kx becomes Kx dash such that कि जो ये Kx dash है बेटा, ये Kx से कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो, Pt अगर इंक्रीज हुआ बेटा तो Kp को क्या होना चाहिए? इंक्रीज। लेकिन Kp इंक्रीज नहीं होगा, तो मतलब कोई टर्म ऐसी होनी चाहिए जो कम हो जाए। तो यहां पर कौन कम होगा बेटा? Kx अब बन जाएगा Kx dash such that this Kx dash is less than Kx। अब बेटा ये Kx dash क्या है? आपको याद है ये क्या था? जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, ये है ना एक्टिव मास एक हिसाब से, हालांकि वो रियलिटी में एक्टिव मास नहीं है। इजंट दिस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन? मतलब आप ये कह रहे हो कि जो नया Kx आएगा, यानी कि Kx डैश, वो ओरिजिनल Kx से कम होगा। अच्छा, जो नया Kx डैश है वो ओरिजिनल Kx से कम होना चाहिए। अच्छा, नया Kx डैश अगर ओरिजिनल से कम है बेटा, मतलब नए Kx डैश का जो ऊपर वाला मोल फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का मोल फ्रैक्शन है, वो कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, न्यूमरेटर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर का ज्यादा होना चाहिए। न्यूमरेटर का कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर का ज्यादा। हम सोचेंगे बेटा, तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स अगर आपने टोटल प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो Kp इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होगा, बिकॉज Kx क्या होगा? डिक्रीज। अगर Kx बेटा डिक्रीज हो गया तो मतलब जो न्यूमरेटर का
जो न्यूमरेटर का मोल फ्रैक्शन है वो कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। न्यूमरेटर में किसका मोल फ्रैक्शन था? प्रोडक्ट्स का। और डिनोमिनेटर में किसका मोल फ्रैक्शन था? रिएक्टेंट्स का। तो हम ये कहेंगे कि दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड डिक्रीज एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड इंक्रीज। प्रोडक्ट्स को डिक्रीज होना है और रिएक्टेंट्स को इंक्रीज होना है। ये एक ही तरीके से पॉसिबल है, दैट द रिएक्शन हैज टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर हम कहेंगे देयरफॉर रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? द रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? तो अगर आपको kx डैश को kx से क्या करना है? कम, तो एक ही तरीका है। kx डैश क्या है बेटा? अगर आपको ये पता है ना, मैं आपको ये बताऊं, kx है ना असल में क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर आपको kx की वैल्यू को कम करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स कम होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए। ये एक ही सूरत में पॉसिबल है अगर रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए हमने यहां पर लिखा रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा इसी तरीके से पहले हम यहां पर जरा चेक करें कि अगर अब टोटल प्रेशर को क्या किया जाएगा? कम। when the total pressure is decreased, when the total pressure is decreased बेटा जरा सोचिए, kp should decrease, kp should decrease। अगर आपने टोटल प्रेशर को कम कर दिया तो kp should decrease, but as temperature is constant, it won't change its value, it won't change its value। hence देखो बेटा, अगर आपने टोटल प्रेशर को कम कर दिया तो इसको भी होना चाहिए था कम, लेकिन क्या ये कम होगा? नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो मतलब किसी चीज को क्या होना है? इंक्रीज होना है। हेंस kx इंक्रीजेस, हेंस kx इंक्रीजेस टू कहां पर बेटा? वो चला जाता है kx डैश में, दैट इज kx डैश इज ग्रेटर देन kx। अब सोचिए बेटा, kx डैश अगर ग्रेटर है किससे? kx से, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट शुड इंक्रीज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट शुड डिक्रीज। दैट मींस बेटा हेंस रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेंस रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर बेटा आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी होगी कि अगर टोटल प्रेशर डिक्रीज हो गया और अगर टोटल प्रेशर इंक्रीज हो गया तब क्या होता है। ठीक, लेकिन किस केस के लिए? जहां पर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक, अच्छा, तो ये दो केसेस बेटा आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। सो जस्ट लेट मी टेक ए ब्रेक फॉर 1 मिनट एंड देन आई विल कंटिन्यू विद दिस। तो यहां पर अब बेटा हमने देख लिया कि अगर कभी भी हमारे पास डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 देन वी हैव टू केसेस। कौन सा? प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे, किस प्रेशर को? टोटल प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे, द रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब जरा हम यहां पर फिर से थोड़ा सा एक चीज को एनालाइज करें यहां से। किस चीज को? देखो बेटा, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, दिस मींस प्रोडक्ट्स में गैसियस मोल्स ज्यादा और रिएक्टेंट्स में गैसियस मोल्स कम। जरा बेटा अगर हमने टोटल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब तो रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के मोल्स गैसियस के क्या थे? कम। तो मतलब बेटा अगर आपने टोटल प्रेशर इंक्रीज कर दिया डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 के केस में, तो रिएक्शन कहां गई? रिएक्शन उस डायरेक्शन में गई जहां पर गैसियस मोल्स कम थे। ठीक है, और अगर आपने टोटल प्रेशर को कम कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में गई, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई जहां गैसियस मोल्स ज्यादा थे। तो इस पॉइंट को बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे चलकर हम इस पॉइंट को और इवेल्युएट करेंगे और इलेबोरेट करेंगे कि अगर हमने टोटल प्रेशर बढ़ा दिया इस केस में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में, और हमने टोटल प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन गई ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में गैसियस मोल्स कम थे। और अगर हम क्या कर रहे हैं? टोटल प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस केस के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसियस मोल्स ज्यादा थे। सो वी विल कीप दिस थिंग इन माइंड एंड देन प्रोसीड कॉशियसली। ठीक, देखिए अब दूसरा केस जो यहां पर आएगा, दैट विल बी व्हेन डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। when delta ng is less than 0,
जो दूसरा केस होगा हमारे पास when डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, उसमें भी दो केसेस होंगे बेटा। क्या कि रिएक्शन का जब प्रेशर इंक्रीज होगा और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब बेटा सेकंड केस बी पार्ट जो यहां पर है, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब बेटा प्रोडक्ट्स में गैसियस मोल्स कम और रिएक्टेंट्स में गैसियस मोल्स ज्यादा। ठीक, नाउ सिंस बेटा डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, तो मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि यू शुड मेक डेल्टा एन जी पॉजिटिव फर्स्ट एंड देन डिसाइड। क्या मतलब, देखिए बेटा आप लिखोगे यहां पर Kp इज इक्वल टू Kx इंटू पी टोटल रेज पावर डेल्टा एन जी लिखोगे। लेकिन बेटा इस केस को लिखने का बेस्ट तरीका है Kp इज इक्वल टू Kx इंटू 1 डिवाइडेड बाई पी टोटल रेज पावर डेल्टा एन जी। ऐसे लिखना बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू दिस। अब आप कहोगे क्यों? देखो बेटा जब पहला केस आएगा, इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, दैट इज अगर बेटा हम Pt डैश इज ग्रेटर देन Pt करें। ये Pt कौन सा है? रिमेंबर दिस इज द टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। अब हमने जो प्रेशर लगाया वो उस इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा लगा दिया। अब देखो बेटा अगर आप इस एक्सप्रेशन की तरफ देखोगे तो हो सकता है ना कभी आपके माइंड से ये चीज स्किप हो जाए कि ऊपर माइनस है। ऊपर क्या है? माइनस। आप बोलोगे डायरेक्टली Pt डैश को इंक्रीज कर दिया तो मतलब Kp भी इंक्रीज। ना ना बेटा, बिकॉज यहां पर Pt रेज पावर माइनस समथिंग है, ठीक है, -2 है, -3 है, -4 है, -1 है। मतलब बेटा अगर ये इसको माइनस है ना ऊपर, तो ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उल्टा ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उल्टा इसको क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए बेटर है कि आप इस तरीके से न लिखा कीजिए, बल्कि आप डेल्टा एन जी को पहले पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव करने का तरीका, इसको कहां ले आओ? डिनोमिनेटर में। सो दिस इज नॉट ए प्रेफरेबल मेथड, दिस इज द प्रेफरेबल मेथड। ठीक है, अब बेटा मैं यहां से देखकर अपने आंसर्स लाऊंगा। इफ टोटल प्रेशर इज इंक्रीज दैट इज Pt डैश इज ग्रेटर देन Pt। बोलो बेटा अगर हमने ये टोटल प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो इस Kp को क्या होना चाहिए? डिक्रीज, बिकॉज बेटा ये तो इनवर्स रिलेटेड है। अगर Pt इंक्रीज तो ये डिक्रीज, लेकिन क्या ये डिक्रीज होगा? नहीं। तो मतलब बेटा Kx को जरूर इंक्रीज होना पड़ेगा, बिकॉज Kx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kp। तो दैट मीन्स बेटा इफ total pressure is increased, that is Pt dash is greater than Pt, hence Kp should increase, Kp should increase, Kp should increase। but आगे क्या लिखेंगे बेटा? as the temperature is constant, but as the temperature is constant, लेकिन चूंकि टेम्परेचर बेटा क्या है? कांस्टेंट है, Kp will not change its value, Kp will not change its value, so Kx increases, Kx increases to Kx dash, that is आप चाहोगे बेटा यही Kx dash Kx से ज्यादा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, Kx dash को Kx से ज्यादा होना है। ये कौन सा Kx है? जो पहले इक्विलिब्रियम पर था। और ये कौन सा Kx dash है? जो प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद नया वाला Kx dash आ गया। अब Kx dash Kx से ज्यादा मतलब प्रोडक्ट्स का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, रिएक्टेंट्स का मोल फ्रैक्शन कम, मतलब बेटा ये रिएक्शन जरूर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। हेंस रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेंस रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन बेटा जरा यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब रिएक्टेंट गई कम गैसियस मोल्स की तरफ, रिएक्शन गई कम गैसियस मोल्स की तरफ। जरा इससे पिछला वाला केस याद करो बेटा, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 था, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 था और हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन गई थी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी गैसियस मोल्स कम थे। अब जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 है और फिर से मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में गई है जहां गैसियस मोल्स कम थे। अब यहां पर ध्यान रखेंगे। अब देखो बेटा क्या करेंगे, दूसरा केस, इफ टोटल प्रेशर इज डिक्रीज्ड। अब अगर हम टोटल प्रेशर को क्या करें बेटा? अगर हम टोटल प्रेशर को डिक्रीज करें, दैट इज Pt dash is less than Pt, Pt dash is less than Pt, hence Kp should decrease, hence Kp should decrease। नहीं मैंने यहां पर गड़बड़ एक कर दी बेटा।
अगर PT डैश PT से बड़ा है, अगर PT डैश PT से बड़ा है तो ये तो डिक्रीज होना चाहिए। यहां पर बेटा मैंने गलत लिख दिया है, इट शुड डिक्रीज, it should decrease, but as the temperature is constant kp will not change its value, so kx has to increase, और kx बिल्कुल बेटा यहाँ पर ठीक। और अगर टोटल प्रेशर डिक्रीज हो गया बेटा तो kp शुड यहाँ पर डिक्रीज नहीं, यहाँ पर इंक्रीज, क्योंकि बेटा इनके बीच में रिलेशन कौन सी है, इनके बीच में रिलेशन इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर टोटल प्रेशर डिक्रीज हो गया, अगर टोटल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसको क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, क्योंकि ये तो इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन क्या ये इंक्रीज होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं इंक्रीज होगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो मतलब अगर Kp के वैल्यू को कांस्टेंट ही रहना है तो Kx को डिक्रीज होना पड़ेगा, हेंस Kp शुड इंक्रीज, बट एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट Kp will not change, Kp will not change its value, Kp will not change its value, so क्या कहेंगे, so Kx has to decrease, so Kx has to decrease, that is Kx dash is less than Kx। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन का जो ये Kx वाला है ये कम हो जाएगा, तो मतलब प्रोडक्ट्स के मोल फ्रैक्शन कम और रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, मतलब बेटा ये रिएक्शन जरूर बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है, हेंस रिएक्शन goes in backward direction, hence reaction goes in backward direction। ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या था, गैशियस मोल्स ज्यादा थे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या था, गैशियस मोल्स ज्यादा थे। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, पिछले केस में बेटा जब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 था और हमने प्रेशर को इंक्रीज किया था, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 था और हमने प्रेशर को इंक्रीज किया था, आप चेक कर लो बेटा, हमारी रिएक्शन गई थी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम थे। अब जब हमने उसी केस में प्रेशर को डिक्रीज किया था तो Kx बढ़ गया था, Kx क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, और Kx का इंक्रीज होना मतलब बेटा रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैशियस मोल्स ज्यादा थे, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैशियस मोल्स ज्यादा थे। तो हमने पिछला केस जो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 था उससे ये सीखा कि प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जहां मोल्स ज्यादा, और अगर हमारे पास प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जहां गैशियस मोल्स कम है। जरा बेटा इस केस में भी जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमने टोटल प्रेशर को इंक्रीज किया, वेयर डज द रिएक्शन गो, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये केस कौन सा है, डेल्टा Ng लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब तो प्रोडक्ट्स में गैशियस मोल्स कम, रिएक्टेंट्स में गैशियस मोल्स ज्यादा। सो व्हाट डज दैट मीन, चाहे बेटा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो, चाहे डेल्टा Ng लेस देन 0 हो, whenever you are increasing the pressure, the reaction always goes in that direction where the number of gaseous moles is less। ये आप समझ रहे हो कि अगर आपने किसी भी रिएक्शन का, चाहे उसका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैशियस मोल्स कम, और अगर बेटा आपने प्रेशर को कम कर दिया तो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जहां गैशियस मोल्स ज्यादा हैं। अब सोचो, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो कहां है गैशियस मोल ज्यादा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए वहां पर आपने देखा था कि जब हमने प्रेशर को कम किया रिएक्शन गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यहां पर अगर आप देखोगे डेल्टा Ng लेस देन 0, जब आपने प्रेशर को क्या कर दिया, कम, जैसे ही आपने देखा कम हुआ है रिएक्शन गई बैकवर्ड डायरेक्शन में, यही तो बेटा आपने लिखा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में ही गैशियस मोल ज्यादा है फॉर द केस ऑफ डेल्टा Ng लेस देन 0। समझ गए, तो मतलब बेटा आपको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा Ng लेस देन 0 है। All you need to care about is whenever the pressure is increased, the reaction goes in that direction where the number of gaseous moles is less. Whenever the pressure is reduced, the reaction goes in that direction where the number of gaseous moles is more। बस बेटा ये चीज आप ख्याल रखो, आसानी से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों से बेटा हमें यही निकालना था। और अब तीसरा केस है बेटा, अब तीसरा केस है वो क्या होगा, अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा, मतलब नंबर ऑफ गैशियस मोल्स दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी बेटा हमें करना है, विल डू इट। देखो बेटा, अब तीसरा केस जो आपके पास है सी पार्ट, दैट इज इफ
delta Ng is equal to 0, which implies number of gaseous moles on product side is equal to number of gaseous moles on reactant side. मतलब दोनों साइड से gaseous moles क्या है, बराबर. अब सोचो बेटा, ये एक्सप्रेशन Kp इज इक्वल टू Kx इंटू P टोटल रेज पावर डेल्टा Ng. चूंकि बेटा डेल्टा Ng 0 है, बेटा हम कहेंगे ना यहाँ से Kp इज इक्वल टू Kx. और अगर बेटा Kp इज इक्वल टू Kx है, दैट मीन्स there is no effect of pressure change on the equilibrium constant when delta Ng is equal to 0. अगर बेटा डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है तो प्रेशर चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. क्यों? अरे भाई वो जो टोटल प्रेशर की टर्म थी वही तो 0 हो गई ना, isn't it? तो वो टर्म बेटा अगर 0 हो गई तो अब आप प्रेशर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, इट हार्डली मैटर्स. क्यों? रिएक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है. और अब बेटा उसी लॉजिक से देखो जो मैंने आपको पिछली बार बोला कि जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा, सो इन जनरल इफ आई समराइज दिस, if I write the summary of effect of pressure, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है बेटा जनरल में, तो इसका बेटा जनरल में याद रखिएगा, if pressure P total is increased, reaction goes in that direction where number of gaseous moles is less, gaseous moles is less. हो गया बेटा ये पहला केस. और दूसरा केस लिखिएगा बेटा, if P total is decreased, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, reaction goes in that direction where number of moles of gases या gaseous components is more. बस बेटा ये दो पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिए तो आपका काम हो गया. अब आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है कि डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है या डेल्टा Ng लेस देन 0, क्योंकि दोनों चीजों में वही हो रहा था कि प्रेशर को जब हमने इंक्रीज किया, रिएक्शन जा रही है उस डायरेक्शन में जहां गैशियस मोल्स कम, और जब हमने प्रेशर को डिक्रीज किया, रिएक्शन जा रही है उस डायरेक्शन में जहां पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ज्यादा. अब बेटा देखो इस तीसरे केस को एक बार फिर से देखो. जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, रिएक्शन कहां जाती है? रिएक्शन जाती है उस डायरेक्शन में जहां गैशियस मोल्स कम है. अरे भाई जब डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है तो अब तो किसी भी साइड से नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कम है ही नहीं, वो तो दोनों साइड से बराबर है. तो रिएक्शन क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी. और अगर आपने प्रेशर कम कर दिया, रिएक्शन जाती है उस डायरेक्शन में जहां गैशियस मोल्स ज्यादा हैं. लेकिन बेटा यहाँ पर तो दोनों ही साइड से गैशियस मोल्स बराबर है, तो इसका मतलब ना ही रिएक्शन उधर जाएगी, ना ही फॉरवर्ड में, ना ही बैकवर्ड में. इसीलिए तो बेटा हम ये कहते हैं कि व्हेनेवर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज. आर यू गेटिंग दिस? तो अब आपको ये समझ में आया सीक्वेंस कैसे चल रही है बेटा, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng लेस देन 0 एंड डेल्टा Ng इक्वल टू 0. सो आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा. अब हमारे पास जो तीसरा केस है दैट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज. अब बेटा हम किसको चेंज करेंगे? अब हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे. और ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने आपसे कहा है कि वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, जब कंटेनर को आप क्या करोगे, उसका ढक्कन ऊपर करोगे या उसका ढक्कन नीचे करोगे. देन दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, ठीक. अब बेटा ये केस में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. क्यों? मैं आपको बताता हूं. देखो बेटा तीसरा फैक्टर जो है, तीसरा फैक्टर दैट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज. इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज. जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम चेंज का मतलब होता है कि जिस कंटेनर में क्या बेटा, जिस कंटेनर में आपने क्या रखे हैं, गैशियस मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर रखा है, उसका जो ये पिस्टन है ये मूवेबल है, ये ऊपर नीचे जा सकता है. ठीक मीन दैट मीन्स यू आर आइदर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय मेकिंग द पिस्टन गो अपवर्ड्स,
और यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय मेकिंग द पिस्टन गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा बेटा इसका एक चीज, अगर आप यहाँ पर वो पढ़ रहे हो ना इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, अगर आप पढ़ रहे हो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, तो दो ही सूरतें हो सकती हैं बेटा, या तो आप वॉल्यूम को क्या करोगे इंक्रीज, या तो बेटा आप वॉल्यूम को क्या करोगे डिक्रीज। वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज करोगे या वॉल्यूम को अगर आप डिक्रीज करोगे, और तो कोई केस नहीं है ना। ठीक, अच्छा, अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे बेटा, देखो वॉल्यूम को जब इंक्रीज करेंगे, टेल मी व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर विल डिक्रीज। और जब मैं वॉल्यूम को कंप्रेस करूंगा, मतलब इस पिस्टन को नीचे लाऊंगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज। लेकिन बेटा अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर को क्या हो जाएगा इंक्रीज। क्यों? अरे बेटा खुद सोचो, जब आप गैस को कंप्रेस करते हो, जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है कम। अगर उसका वॉल्यूम कम हो गया मतलब बेटा उसका प्रेशर बढ़ गया। देयरफॉर कैन आई से बेटा हियर द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, the effect of volume change is related to effect of pressure change, is related to effect of pressure change। अब आप मुझसे कहोगे कैसे सर? ठीक है, अब आप मुझसे कहोगे कैसे सर? this is because क्यों बेटा ऐसा हो रहा है? because volume increase in the volume means pressure decrease, एंड वॉल्यूम का डिक्रीज होना मींस प्रेशर का इंक्रीज होना। ठीक है ना बेटा, और हम तो पढ़ चुके हैं बेटा, अगर प्रेशर कम किया, अगर प्रेशर कम कर दिया तो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जहां गैसियस मोल्स ज्यादा। इसीलिए मैं कहूंगा वेन एवर द वॉल्यूम इंक्रीज मींस प्रेशर डिक्रीज, और इट मींस द रिएक्शन goes in that direction where number of gaseous moles is more, where number of gaseous moles is more। ठीक है बेटा, और वॉल्यूम को कम कर देना मतलब प्रेशर को बढ़ा देना। this means when volume is reduced, the reaction goes in that direction, where the number of gaseous moles is less। आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। तो मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वॉल्यूम इंक्रीज होना या प्रेशर का डिक्रीज होना, ये दोनों एक ही फैक्टर्स हैं, एंड बोथ विल फेवर द रिएक्शन इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इज मोर। और वॉल्यूम को कम कर देना या प्रेशर को इंक्रीज कर देना, दिस विल फेवर दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इज लेस। तो बेटा आप उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हो वॉल्यूम का इफेक्ट भी और प्रेशर का इफेक्ट भी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू क्लियरली डिपिक्ट व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज एंड व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। ठीक है, मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन भी देता हूं और वो आप समझकर आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, देखिए बेटा यहां से आपको क्या करना है बेटा, देखो क्या का क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा बेटा ऐसे, गिव द favorable conditions in terms of pressure and volume for the following reactions, मैं आपको कुछ रिएक्शंस लिखकर दूंगा और आपको बोलना है प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस, एंड बाय फेवरेबल कंडीशंस आई एम नाउ श्योर दैट यू विल बी नोइंग दैट वी नीड टू मेक द रिएक्शन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूं। पहली एग्जांपल है बेटा 2a + 3b गिव्स यू 4c। ठीक है, अगला बेटा मैं आपको देता हूं दैट इज 2a गिव्स b। ठीक है बेटा, तीसरा मैं आपको देता हूं बेटा 3a गिव्स 5b + 2c। ठीक है, और बेटा यहां पर डी पार्ट में आपको दे देता हूं
दैट इज ट्वाइस ए प्लस 4b, दिस गिव्स यू 6c। ठीक है। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले जो होते हैं ना कि मतलब अगर हमें ये क्वेश्चंस को बोलना है फेवरेबल कंडीशंस, मतलब इनको हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है, तो पहले तो बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इस रिएक्शन के लिए यहां पर गैसियस मोल्स 5 और यहां पर गैसियस मोल्स 4, तो मतलब बेटा फॉरवर्ड का मतलब हमें इस रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेना है जहां गैसियस मोल्स कम। तो बेटा अगर आपको प्रेशर की टर्म्स में इस रिएक्शन का फेवरेबल कंडीशन देना है, दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। क्योंकि बेटा अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, रिएक्शन कहां जाती है? उस डायरेक्शन में जहां गैसियस मोल्स कम है। अरे कहां है गैसियस मोल्स कम? फॉरवर्ड में ही तो कम है, तो वही तो फेवरेबल डायरेक्शन भी है, तो आप इसका प्रेशर इंक्रीज करो। लेकिन बेटा दिमाग लगाइए, प्रेशर का इंक्रीज होना या वॉल्यूम का कम होना, यही दो इसकी फेवरेबल कंडीशंस है। इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन, इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द वॉल्यूम। वॉल्यूम को कम भी करोगे तब भी ये फॉरवर्ड में जाएगी, प्रेशर को बढ़ा दोगे तब भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब जरा बेटा इसकी तरफ ध्यान दीजिए, यहां पर गैसियस मोल्स 2, यहां पर गैसियस मोल्स 1, हमें फॉरवर्ड में जाना है, मतलब बेटा इसका प्रेशर भी इंक्रीज करना होगा, इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज करना होगा। सो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर दिस। ठीक है। अब बेटा इसकी तरफ देखो, इसमें यहां पर 3 है और वहां पर कितने हैं बेटा? 7। आपको इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आपको ज्यादा मोल्स की तरफ जाना है, और ज्यादा मोल्स की तरफ एक ही सूरत में जा सकते हैं, अगर प्रेशर को कम किया जाए। तो बेटा यहां पर प्रेशर को डिक्रीज, लेकिन प्रेशर को डिक्रीज करना और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देना, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। अब बेटा जरा यहां पर आइए, यहां पर इस साइड से भी 6, यहां पर इस साइड से भी 6, तो अगर इस रिएक्शन को देखेंगे कि हमें इसको इधर लेना है, तो वहां पर तो मोल ज्यादा है। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों साइड में मोल्स क्या है? बराबर। तो बेटा हम यहां पर क्या लिखेंगे? हियर वी कैन नॉट मेक द रिएक्शन go in forward direction, we cannot make the reaction go in forward direction based on the effect of pressure और वॉल्यूम। ना ही प्रेशर की बेसिस पर हम कुछ कर सकते हैं, ना ही वॉल्यूम की बेसिस पर कुछ कर सकते हैं। किसी और तरीके से चाहे तो आपको मैं एग्जांपल भी दे दूं, आप बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो, बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, रिएक्शन चाहेगी इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। डिक्रीज करने का मतलब ये कहां आएगी? फॉरवर्ड पर। बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड वी आर डीलिंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ना ही प्रेशर की बेसिस पर कुछ होगा, ना ही वॉल्यूम की बेसिस पर कुछ होगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक। तो अगर मैं आपके लिए होमवर्क यहां पर भी दे दूं बेटा, जैसे आपके पास है A goes to B, आप बताओ इसकी फेवरेबल कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। F पार्ट बेटा मैं आपके लिए देता हूं 2A प्लस 2B, दिस गिव्स अस C। ठीक है। और G पार्ट में बेटा आपको दे रहा हूं 3A goes to 4B। आपको इन 3 रिएक्शंस का मुझे लिखकर बताना है कि प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में क्या है फेवरेबल कंडीशंस। क्लियर? Now let us come to the last point and that is addition of an inert gas. That is addition of inert gas. ध्यान दीजिएगा बेटा इसका। That is addition of inert gas. और वही है बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको बहुत टाइम पर स्टूडेंट्स रट्टा भी याद कर लेते हैं, लेकिन उससे आपका काम नहीं होगा। आपको यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। देखो बेटा फोर्थ फैक्टर जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। ठीक है। तो एडिंग इनर्ट गैस क्या होती है बेटा? इनर्ट गैस होती है नोबल गैसेस, हीलियम, जेनॉन, ठीक है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, वो सारी गैसेस। ठीक। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस फैक्टर इज स्टडीड अंडर टू कंडीशंस। बेटा ये दो कंडीशंस के अंडर स्टडी किया जाता है। पहली कंडीशन जो बेटा है दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा बेटा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो
पहले केस जो बेटा हम पढ़ेंगे दैट इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो पहले बेटा इसकी बात करेंगे। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थिंक अबाउट दिस बेटा। आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है, क्या इस कंटेनर का कोई भी वॉल मूवेबल है? नहीं, क्योंकि अगर वो मूवेबल होगा बेटा तो उसका तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब मान लो बेटा यहां पर हमारे पास एक ऐसे एक रिएक्शन है, क्या है? एक ऐसे एक रिएक्शन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चलिए हम मान लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ डेल्टा एन जी तो होगा ही होगा, इस रिएक्शन का तो कुछ ना कुछ डेल्टा एन जी होगा ही होगा। लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू। मैं लिखूं बेटा इसका A टाइम्स A, B टाइम्स B, इसका डेल्टा एन जी तो है ही है। अब बेटा मैं क्या काम करूंगा, मैं इसमें एक इनर्ट गैस लगा दूंगा Ni। मैंने इनर्ट गैस एक ऐड कर दी इसमें Ni, उसके मोल्स हैं ये Ni। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इनर्ट गैस किसी भी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती है, किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए ये जो कोफिशिएंट इसका A है, इसका कोफिशिएंट B है, ये कभी चेंज नहीं होगा। द इनर्ट गैस, तो यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, द इनर्ट gas does not react with, the inert gas does not react with any of the components in the equilibrium mixture। equilibrium mixture में कोई भी कंपोनेंट होगा बेटा, इनर्ट गैस उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो यही तो इनर्ट गैस की डेफिनेशन भी, इनर्ट का मतलब किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, चूंकि इनर्ट गैस डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द कंपोनेंट्स इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इट मींस क्या बेटा? इट मींस डेल्टा एन जी डज नॉट चेंज, इट मींस डेल्टा एन जी डज नॉट चेंज। लेकिन बेटा एक चीज जरूर चेंज हो रही है, बट टोटल मोल्स एनटी इंक्रीजेस, ये जरूर है बेटा। डेल्टा एनजी पर, इस पर बेटा बहुत क्लियरिटी रखिएगा, डेल्टा एनजी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एनजी जो पहले था इनर्ट गैस ऐड करने से पहले और इनर्ट गैस ऐड करने के बाद, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये जरूर हो जाता है कि टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो जरूर इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेटा हमने लिखा टोटल मोल्स इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर? नाउ वी फाइंड, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, लेट अस नाउ फोकस ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, बताइए बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। ठीक है, अब बताइए बेटा मेरे को, जब अभी हमने इनर्ट गैस ऐड नहीं की है, तो उसका टोटल प्रेशर कुछ वैल्यू होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, तो जब हमने उसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो बेटा बताइए टोटल प्रेशर को क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू टोटल प्रेशर? द टोटल प्रेशर विल इंक्रीज। क्यों बेटा इंक्रीज हो जाएगा? बिकॉज आपने कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया है। अगर आप ये कहते कि टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टोटल प्रेशर वो एक सूरत में कांस्टेंट रहता, अगर वो ढक्कन थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता। क्यों बेटा? इफ द पिस्टन वुड हैव मूव्ड अपवर्ड्स, जो स्पेस अब बन जाती गैसेस के लिए, वो स्पेस भी तो इंक्रीज हो जाती ना। और अगर स्पेस इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर उनमें उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बट सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब बेटा जगह जो है, जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन आप उसमें जो गैसेस डाल रहे हो वो इंक्रीज कर रहे हो, टोटल मोल्स गैसेस के इंक्रीज कर रहे हो, तो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस आर इंक्रीजिंग। तो अगर गैस पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पर बेटा मैं आपसे कहूंगा कि वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट है, आई कैन से P डिवाइडेड बाय N, बेटा मैंने N को नीचे लाया, दैट इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय V। जरा बेटा R इंटू T डिवाइडेड बाय V, व्हाट इज दिस? कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा P बाय N ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, P बाय N रिमेन्स कांस्टेंट। इसका ये भी मतलब है बेटा P बाय N भी कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि P1 बाय N1 इज इक्वल टू P2 बाय N2। अगर P बाय N कांस्टेंट है बेटा तो उसका मतलब P1 बाय N1 इज इक्वल टू P2 बाय N2। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो बेटा, अगर आपने बोला कि 4 डिवाइडेड बाय, लेट अस सपोज 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, ये तो कांस्टेंट है, 2 इसका वैल्यू है, हमने भी तो वही लिखा ना, P बाय N, मतलब मैं प्रेशर को बोल रहा हूं 4,
मैं टोटल मोल्स को बोल रहा हूं 2। ये दोनों मिलकर क्या है? कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब होता है? जब हमने बेटा इनर्ट गैस ऐड की ना, जब हमने इनर्ट गैस ऐड की, डेफिनेटली बेटा अब ये 4 4 नहीं रहेगा, ये जरूर इंक्रीज हो जाएगा। ये जरूर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मतलब बेटा पता है कैसे इंक्रीज होगा? ये बन जाएगा बेटा 8, और टोटल मोल्स जो है वो भी इस तरह से इंक्रीज हो जाएंगे कि ये बन जाएंगे 4। तो 8/4 भी 2 ही है, 4/2 भी 2 ही है। वही मतलब होता है बेटा P1/N1 is equal to P2/N2। I hope this is clear. So whenever you find P by N is constant, it means P1/N1 is equal to P2/N2। ठीक, कभी कभी बेटा आप ऐसे देखोगे कि प्रेशर PV is constant, कभी कभी आप ऐसे देखोगे बेटा, इंशाल्लाह आप थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। PV is constant, इसका मतलब बेटा आप कह सकते हो P1 into V1 is equal to P2 into V2। ठीक है, ऐसे ही बेटा जब मैंने यहां पर ये कहा ना कि P/N is constant, उसका मतलब क्या होता है बेटा कि P1/N1 is equal to P2/N2। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखेंगे, अभी मैं कांस्टेंट प्रेशर वाली टर्म को हटा देता हूं, अब बेटा हम यहां पर ध्यान देंगे। आपको ये भी पता है, वी नो, क्या जानते हैं बेटा, हम ऐसे एक रिलेशन जानते हैं, Kp is equal to Kn। अब याद है बेटा ये Kn यहां पर था बेटा Pt/Nt raised power delta Ng, Pt/Nt raised power delta Ng। अब बेटा सोच के देखिए, सोच के देखना बेटा, यहां पर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि P/N इज ए कांस्टेंट, जब हमने इनर्ट गैस ऐड नहीं की थी तो उस वक्त भी एक टोटल प्रेशर था, उस वक्त भी टोटल मोल्स थे। ठीक है, उस वक्त भी टोटल प्रेशर था, उस वक्त भी टोटल मोल्स थे। लेट अस ऐड Ni मोल्स ऑफ इनर्ट गैस। अब बेटा हमने Ni मोल्स ऑफ इनर्ट गैस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। बेटा ये वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम अभी भी कांस्टेंट ही है। तो अगर बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है बेटा प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर और आर भी कांस्टेंट, दैट मींस बेटा P/N कांस्टेंट। अब देखना बेटा, देयरफॉर द न्यू टोटल प्रेशर इज PT डैश, द न्यू टोटल प्रेशर इज PT डैश। क्यों बेटा? कंटेनर में जो जगह है बेटा आपने उसमें और गैस भर दी, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम आपने ना ही इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया। बेटा ये तो ऐसी ही बात है ना कि अगर एक कमरा है हमारे पास और उसमें 2 बंदे आराम से सो सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, लेकिन जैसे जैसे आप उस कमरे में और बंदे भरते जाओगे, उस कमरे का साइज इंक्रीज नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है बेटा डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो इन अ वे आप ऐसे ही समझो बेटा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब कंटेनर में कोई भी वॉल मूवेबल नहीं है, और अगर आप उसमें और गैस भर रहे हो तो प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लेकिन वो प्रेशर का इंक्रीज होना और टोटल मोल्स का भी इंक्रीज होना इस तरह से होता है कि पहले जो रेशियो था, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने नहीं कहा पहले जो प्रेशर था या फिर पहले जो टोटल मोल थे, नहीं, पहले जो टोटल प्रेशर था और उसका रेशियो किसके साथ? पहले जो टोटल मोल्स थे, यानी कि बेटा 4/2 जो अभी मैंने बताया था, वो बराबर होगा बेटा। जाहिर सी बात है बेटा प्रेशर भी इंक्रीज हो गया होगा, 4 क्या बन गया? 8, और टोटल मोल्स 2 से कहां चले गए? 4। वो जो रेशियो है बेटा, दैट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने कहा द न्यू टोटल प्रेशर इज PT डैश एंड न्यू टोटल मोल्स इज व्हाट? इज NT डैश। जो नए टोटल मोल्स हैं वो क्या निकले? NT डैश। और जो नया टोटल प्रेशर है बेटा वो कितना आया? PT डैश। ठीक है, अब यहां पर बेटा आपको फोकस रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम क्या लिखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले जरा बेटा ये सोचिएगा बेटा कि हमारे पास इनिशियली PT/NT था 2, डेल्टा Ng के साथ तो कोई भी चेंज होगा नहीं बेटा। देखो, इफ डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा हम क्या कहेंगे? Kp इज इक्वल टू Kn इंटू, यहां पर आएगा ना PT डिवाइडेड बाय NT रेज पावर डेल्टा Ng, क्योंकि बेटा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो आपको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट PT, पहले टोटल प्रेशर कितना था बेटा? हम कहेंगे ना, बट PT/NT वो वही आया जो PT डैश डिवाइडेड बाय NT डैश आया, है ना? तो मतलब हमने ये कहा कि जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो क्या प्रेशर में चेंज नहीं आया? बिल्कुल प्रेशर में चेंज आया।
बिल्कुल प्रेशर में चेंज आया। अगर बिल्कुल प्रेशर में चेंज आ चुका है, दैट मीन टोटल मोल्स में भी चेंज आया है, बिल्कुल चेंज आया है, वो भी इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन प्रेशर का इंक्रीज होना और टोटल मोल का इंक्रीज होना, उन दोनों का अगर रेशियो लिया जाएगा तो वो वही होगा जो इनिशियली टोटल प्रेशर और टोटल मोल्स का वैल्यू था। मतलब बेटा इस चीज में क्या ये पीटी बाई एनटी चेंज हुआ इनर्ट गैस ऐड करने के बाद? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो क्या इस के एन को चेंज होना होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, but pt by nt is equal to pt dash by nt dash. This means there is no change in the value of kp, in the value of kp. Hence equilibrium does not get affected. Hence equilibrium does not get affected. तो इक्विलिब्रियम पर कोई भी असर नहीं पड़ता अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करते हो। अब बेटा ये मैंने किया डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए। किसके लिए? डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब जरा बेटा सोचिए, क्या डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होगा, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होगा तो बस इसमें कुछ नहीं है बेटा, के पी इज इक्वल टू के एन। अब आप नहीं लिखोगे पी टी बाई एन टी, उल्टा बेटा आप लिखोगे एन टी बाई पी टी रेज्ड पावर डेल्टा एन जी। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था डेल्टा एन जी को पॉजिटिव बना लिया ना बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव था ना, ये था ना पहले नेगेटिव। नेगेटिव में ये क्या बन जाता? डिनोमिनेटर में चला जाता और वो रेसिप्रोकल होकर एन टी बाई पी टी। मतलब बेटा ऐसे देखो, अगर आपके पास लिखा होगा ना 1/2 रेज पावर -1, आप चाहो तो आप इसको सीधे लिख दो 2, काम हो गया। ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो अगर pt बाई एन टी पर माइनस था तो एन टी बाई पी टी पर क्या होगा? प्लस। अब बेटा देखो, एज p by n is constant, as p by n is constant, it also means n by p is constant. अरे बेटा अगर p by n कांस्टेंट है, अगर p by n कांस्टेंट, याद है वो वैल्यू 2, अगर मैं उसका उल्टा भी कर दूं वो भी तो कांस्टेंट ही है 1/2। तो बेटा चाहे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो हो, दोनों केसेस में हेंस आफ्टर एडिशन of inert gas, there is again no change या फिर नो इफेक्ट ऑन केपी। तो केपी पर कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। मतलब बेटा अगर आपने इनर्ट गैस कहां पर ऐड कर दी? कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर दी बेटा, उससे कोई इक्विलिब्रियम पर असर नहीं पड़ता। और जाहिर सी बात है बेटा, अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, अगर डेल्टा एन जी जीरो, तब तो और भी आपके लिए बहुत आसानी है। क्यों? ये वाली टर्म ही गायब हो जाएगी ना। तो केपी सीधे किसके बराबर है? के एन। तो अब आप प्रेशर को या टोटल मोल्स को कुछ भी करो, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सो व्हाट हैव वी लर्न आउट ऑफ दिस? वी हैव लर्नड that addition of inert gas at constant volume produces no change in the equilibrium. उसका इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ना ही वो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक है, बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक कि मे बी आपको और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, इसी केस में। लेट अस सपोज बेटा दिस इज 2a गोज टू 3b, ठीक है। अब बेटा मैं आपसे कहूंगा इसका डेल्टा एन जी कितना है, तो आप इसका बोलोगे डेल्टा एन जी 1 है, ठीक है। नाउ अब बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि बिफोर एडिंग इनर्ट गैस let P1 and N1 represent total pressure and total moles, represent total pressure and total
Therefore बेटा हम कहेंगे इनिशियली Kp इज इक्वल टू Kn इंटू, यहां पर लिखूंगा बेटा मैं P1 बाई N1 होल रेज पावर 1 लिखूंगा, ठीक है। नाउ after adding the inert gas, after adding the inert gas, after adding the inert gas, the increased pressure, the increased total pressure, the increased total pressure becomes, the increased total pressure becomes बेटा क्या, P2 and increased total moles, and increased total moles become N2। जो नए मोल्स अब टोटल मोल्स हैं वो इंक्रीज हुए मोल्स N2 है। Therefore बेटा हम तो ये कहेंगे ना बेटा, अब चूंकि बेटा हमने प्रेशर भी चेंज कर दिया है और टोटल मोल्स भी चेंज कर दिए हैं, Kp अब Kp नहीं रहेगा बेटा, ये Qp रहेगा, क्यों नया चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब K को क्या बनना पड़ेगा, ये बनेगा Kn डैश, पहले था Kn अब बन गया Kn डैश, और बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ना P2 बाई N2 होल रेज पावर 1, बिकॉज मैंने आपसे कहा ना इनर्ट गैस को ऐड करने से डेल्टा Ng पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो बेटा यहां से हम क्या कहेंगे, बट व्हाट विल वी से, वी विल से बट ये जो P1 बाई P2 है, सॉरी ये जो P1 डिवाइडेड बाई N1 है, ये बराबर है ना असल में P2 डिवाइडेड बाई N2, isn't it? P1 बाई N1 बराबर है किसको बेटा, P2 बाई N2, एंड चूंकि बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये Kp और Qp भी बराबर होगा, Kp is equal to Qp as temperature is constant, as temperature is constant। अब सोचना बेटा देखो P1 by N1 और P2 by N2 भी बराबर, Kp और Qp भी बराबर, इसका मतलब बेटा Kn और Kn डैश को भी बराबर होना पड़ेगा, है कि नहीं। What was Kn? Kn है ना बेटा वही लॉ ऑफ मास एक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, है ना। अब अगर बेटा ये कौन से मोल्स हैं, ये तो इनर्ट गैस ऐड करने से पहले वाले इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, और ये कौन से मोल्स का है जो इनर्ट गैस ऐड करने के बाद आ गए। लेकिन बेटा अगर उन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, वो तो एक ही सूरत में पॉसिबल है ना बेटा, जब रिएक्शन को कुछ हुआ ही नहीं है तभी जाकर तो जो पहले इक्विलिब्रियम पर मोल्स थे अब भी वही मोल्स आएंगे। दैट इज व्हाई आई सेड कि व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस को अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर दिया होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर चाहे रिएक्शन का डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो या रिएक्शन का डेल्टा Ng लेस देन 0 हो, ठीक। और इसकी लास्ट कंडीशन जो बेटा है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब बेटा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखो बी पार्ट है बेटा एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बेटा अगर हम उसको कहां पर ऐड करें, कांस्टेंट प्रेशर पर। अब ध्यान देखना बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा आपको आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, यू हैव ए कंटेनर, यू हैव ए कंटेनर, ठीक, और बेटा इस कंटेनर का ये वाला वॉल क्या है, फिक्स, ठीक है। मान लो बेटा यहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, अब जाहिर सी बात है इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कोई प्रेशर है, ठीक। आप इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप इसमें इनर्ट गैस के मोल्स डाल रहे हो, ठीक है। सोच के देखो बेटा अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, कैन यू एफर्ड टू कीप दिस वॉल फिक्स्ड, क्या आप इसका ये ऊपर वाला वॉल फिक्स रख सकते हो, नहीं। अगर आपको पहले जिस कमरे में 2 बंदे थे उसमें 10 बंदे अब डालने हैं और किसी के भी डिस्कंफर्ट में कोई असर नहीं करना है तो आपको उस कमरे का साइज इंक्रीज करना होगा। मतलब बेटा यहां पर हम ये नहीं मानेंगे कि कंटेनर फिक्स्ड वॉल्यूम का है, बल्कि बेटा हम ये कहेंगे कि दिस इज ए मूवेबल वॉल, ठीक है बेटा। अब क्या होगा बेटा, चूंकि आपने इसमें क्या डाल दिया, यू आर पुटिंग इन एन इनर्ट गैस डाल दी, प्रेशर को लेकिन क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो जाहिर सी बात है बेटा आपको इसके ढक्कन को कहां लेना होगा, ऊपर की तरफ ले जाना होगा। एम आई क्लियर? नाउ सी दिस बेटा, यहां पर पहला केस बेटा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, सो आई विल से Kp इज इक्वल टू Kn इंटू Pt डिवाइडेड बाई Nt होल रेज पावर डेल्टा Ng, ठीक है बेटा। सर आपको डेल्टा Ng को ग्रेटर देन 0 रखना है, वो तो बेटा पहले से ही ग्रेटर देन 0 है। अब सोचना बेटा
क्या ये पीटी चेंज होगा? नो, हमें तो टोटल प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करना है। लेकिन अगर इनर्ट गैस ऐड कर दी बेटा, पीटी को कुछ नहीं होगा इस केस में, बिकॉज हम प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हैं। लेकिन बेटा टोटल मोल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। टोटल मोल्स का इंक्रीज होना तो मतलब बेटा केपी का डिक्रीज होना। और अगर केपी डिक्रीज हो सकता है, क्या वो हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कोई फैक्टर होना चाहिए ना जो इस केपी को इंक्रीज करवाए, और वही होता है बेटा के एन। मतलब के एन को क्या होना है? इंक्रीज। अच्छा, अगर के एन को इंक्रीज होना है, अगर के एन को इंक्रीज होना है मतलब रिएक्टेंट्स नहीं, प्रोडक्ट्स के मोल्स को इंक्रीज होना है, रिएक्टेंट के मोल्स को डिक्रीज होना है, मतलब बेटा ये रिएक्शन जरूर आ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या कहोगे बेटा? आफ्टर आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस, आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस, आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस, पीटी बेटा ये तो अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन एनटी इंक्रीजेस। 10 केपी शुड, 10 केपी शुड डिक्रीज। तो केपी को क्या होना चाहिए? डिक्रीज। बट एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लेकिन बेटा चूंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, केपी विल नॉट चेंज। अब ये तो हुआ है बेटा कि टोटल मोल्स तो इंक्रीज हुए हैं, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि एंटी इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन इसको भी नहीं बोला जा सकता कि केपी को कुछ नहीं होगा। इसके इंक्रीज होने से इसको कम होना था, लेकिन अगर इसको कुछ नहीं हुआ तो मतलब कोई टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये केपी को क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, ताकि इसका डिक्रीज करना और इसका इंक्रीज करना वो आपस में क्या करने? नेग्लेक्ट कर ले। तो बेटा हम कहेंगे हेंस kn changes, hence kn changes to kn dash, that is kn dash को बेटा kn से ज्यादा होना पड़ेगा, और we can say reaction goes in forward direction। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे कहा फॉरवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज बेटा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, मतलब प्रोडक्ट्स के मोल्स ज्यादा, रिएक्टेंट्स के मोल्स कम। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? यस। नाउ once we have another case बेटा, जो अब हमारे पास another case है, अब बेटा हमारे पास another case है, कौन सा वाला? if delta ng is less than 0। अब बेटा delta ng less than 0 है, तो बताइए kp किसके बराबर लिखोगे आप? you will write this as kn into n total divided by p total whole raised power delta ng, लिखोगे ना? now बेटा, now as inert gas is added, as inert gas is added, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, NT increases और KP should increase, और KP should increase, KP should increase, but यहां पर भी बेटा वही, as temperature is constant, as temperature is constant, there is no change, there is no change in the value of, there is no change in the value of Kp। लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है कि Kp का वैल्यू चेंज ना हो जाए, हालांकि Nt तो इंक्रीज हो गया है, बिकॉज बेटा ये Kn डैश जो है ये डिक्रीज हुआ है। thus क्या कहेंगे बेटा? Kn डिक्रीजेस, thus Kn डिक्रीजेस और Kn डैश इज लेस देन Kn। अब सोचो बेटा, Kn डैश इज लेस देन Kn, ध्यान देना बेटा, अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स में मोल्स कम, रिएक्टेंट्स में मोल्स ज्यादा। जरा बेटा दिमाग लगाओ, Kn डैश को कम होना है, मतलब बेटा प्रोडक्ट्स को कम होना है, रिएक्टेंट्स को ज्यादा होना है। क्या मैं नहीं कहूंगा हेंस रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन? तो रिएक्शन कहां जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा आपको ये समझना होगा, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है और कांस्टेंट प्रेशर है, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो इनर्ट गैस को अगर आप ऐड करोगे, इनर्ट गैस को अगर आप ऐड करोगे, रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है बेटा? मोल्स ज्यादा। अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 है और आपने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पर, और आपने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पर, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मोल्स ज्यादा। तो जरा बेटा जैसे हमने प्रेशर का केस लगाया था, फिर चाहे डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, जरा बेटा यहां पर भी वो केस लगाइए। इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द रिएक्शन ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन वेयर द गैसियस मोल्स इज मोर।
फिर चाहे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, और अगर इक्वल टू 0 होगा उस वक्त तो कोई असर नहीं हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बेटा? अगर रिएक्शन यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मोल्स ज्यादा, यहाँ पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मोल्स क्या है, ज्यादा। तो हम शॉर्ट में बेटा याद रखेंगे, अगर इनर्ट गैस को ऐड किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर, द रिएक्शन ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इज मोर, गैसियस मोल्स इज मोर। और बेटा इसका लॉजिकल रीजन भी है जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इसका शॉर्ट जनरल में एक स्टेटमेंट लिखता हूं जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, और फिर आपको इस झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, देखिए कैसे। तो बेटा शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, इन जनरल क्या लिखेंगे बेटा, इन जनरल हम लिखेंगे when inert gas is added at constant pressure, when inert gas is added at constant pressure, the reaction always goes in the direction where number of gaseous moles is higher। बस बेटा ये फैक्टर आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा, और डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 होगा उस वक्त भी यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर इफ delta Ng is equal to 0, then adding inert gas has no effect on equilibrium पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक, अब बेटा मैं आपको इसका आंसर भी एक और तरीके से दूंगा जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखो बेटा क्या मतलब, अगर बेटा मैं आपसे कहूंगा कि अभी हमने इनर्ट गैस ऐड नहीं की है, और जो इस वक्त टोटल प्रेशर है वो होगा ना सिर्फ प्रेशर ड्यू टू द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, A टाइम्स A गिव्स B टाइम्स B। अब जाहिर सी बात है बेटा, A और B गैसेस का मिलाकर जो इक्विलिब्रियम का प्रेशर होगा वही होगा ना PT, जिसको बेटा मैंने P रिएक्शन कहा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बेटा आप इसमें ऐड करते हो क्या, इनर्ट गैस, जैसे ही आप इसमें ऐड करते हो इनर्ट गैस, जाहिर सी बात है बेटा अब टोटल प्रेशर, अब जो P टोटल होगा बेटा वो होगा फिर से P रिएक्शन की वजह से, और बेटा किसका प्रेशर उसमें ऐड हो गया होगा, इनर्ट गैस का। ठीक है, लेकिन बेटा मुझे जरा एक चीज बताओ, अब अगर मैं आपसे कहूंगा फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसको हटा देता हूं, क्या यहां पर जो P रिएक्शन है और यहां पर जो P रिएक्शन है क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या मतलब सर? देखो बेटा, पहले अगर मैं ये कहूं ये P रिएक्शन का मतलब वैल्यू 10 ATMs है फॉर एग्जांपल, मतलब इनर्ट गैस ऐड करने से पहले P टोटल कितना है, 10 ATMs। अब दिमाग लगाइए बेटा, जब आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी, हम कंडीशन कौन सी पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब बेटा मुझे ये P टोटल अभी भी कितना रखना है, 10 ही रखना है। अब चूंकि मैंने इनर्ट गैस ऐड की है, और इनर्ट गैस का तो डेफिनेटली अपना प्रेशर होगा ही ना, मतलब मान लीजिए बेटा वो 2 होगा, कुछ भी मान लो, लेकिन बेटा उससे क्या हो जाएगा, अरे अब तो P टोटल दो चीजों का सम है, और उन दो चीजों का सम आपको किसके बराबर रखना है, 10 के बराबर। इनर्ट गैस ने उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ दिया हुआ है, अब 2 नहीं है जरूरी, उसने 1 भी दिया हो, 3 भी दिया हो, 0.5 भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो ये P रिएक्शन पहले वाला P रिएक्शन नहीं रहेगा बेटा, अब इसको कम होना पड़ेगा। अब इस P रिएक्शन को क्या होना पड़ेगा, कम। सो व्हाट डज दैट मीन बेटा, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स इफ यू आर एडिंग द इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग ऑन द इक्विलिब्रियम। आपका इनर्ट गैस ऐड करना कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम पर क्या असर डाल रहा है, वो इक्विलिब्रियम के प्रेशर को कम कर रहा है। जरा याद कीजिए बेटा, हमने तो पढ़ा था ना, अगर आपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन का प्रेशर कम कर दिया, रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जहां गैसियस मोल्स ज्यादा थे, और इस केस में भी तो वो उसी डायरेक्शन में गया जहां पर गैसियस मोल्स ज्यादा थे। सो डू यू गेट दिस पॉइंट कि अगर हमने इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर दी तो रिएक्शन को अपना प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब आपका इनर्ट गैस ऐड करना एट कांस्टेंट प्रेशर वही असर करता है जो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर के प्रेशर को कम करना है।
अब हम जानते हैं अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन का प्रेशर कम कर दिया जाएगा, वो जरूर उस डायरेक्शन में जाती है जहां गैशियस मोल्स ज्यादा है। इसीलिए तो बेटा आपने इन दोनों केसेस में यहां पर देखा था, चाहे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, चाहे डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, रिएक्शन गई थी उसी डायरेक्शन में जहां गैशियस मोल्स ज्यादा थे, जहां गैशियस मोल्स ज्यादा थे। तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के केस में वो फॉरवर्ड में गई थी और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो के केस में वो बैकवर्ड में आई थी। अब आप ये पूछ सकते हो सर क्या इसमें कभी वो ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स इज मोर इज लेस? क्योंकि बेटा प्रेशर के रिलेटेड तो हमने दो पढ़े थे, लेकिन यहां पर वो नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर इनर्ट गैस जैसे ही आपने ऐड करोगे ना, ऐसा कोई केस नहीं आएगा कि आपके रिएक्शन मिक्सचर को अपना प्रेशर इंक्रीज करना पड़े। हमेशा केस यही होगा कि रिएक्शन को अपना प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रिएक्शन अगर अपना प्रेशर कम करेगी, मतलब आपने जब इनर्ट गैस ऐड किया और टोटल प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा है, तो ये वही असर हो गया कि आप रिएक्शन का प्रेशर क्या कर रहे हो, कम। रिएक्शन का प्रेशर कम किया, रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जहां पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ज्यादा है। इसीलिए बेटा इस केस में भी नंबर ऑफ गैशियस मोल्स जहां ज्यादा थे, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चली गई। सो आई होप बेटा दिस ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इज नाउ क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी बुक्स ओपन करोगे उसमें आप देखोगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो वो तो हम ऑलरेडी से पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस है दीज आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है दीज आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। फिर हमने उसमें पढ़ा है ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, ऑल एसोसिएशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, तो वो भी मैंने आपको वहां पर क्लियर कर दिया है। ठीक, तो यहां पर बेटा प्लीज ध्यान रखिएगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी देख लीजिएगा और ये भी समझ लीजिएगा कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चेंज की इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन उसका उल्टा करेगी। आपने इंक्रीज किया, रिएक्शन करेगी उसको डिक्रीज करने की कोशिश। आपने किसी फैक्टर को डिक्रीज किया, रिएक्शन करेगी उसको इंक्रीज करने की कोशिश। और इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, मतलब क्या ये फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बार रिकैप्चुलेट कर लेता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। फिर अगर आपने प्रेशर को किया, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैशियस मोल्स कम, और अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया तो रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जाना जहां गैशियस मोल्स ज्यादा, चाहे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट, वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट वही है जो प्रेशर का उल्टा है, इनवर्स ले लेना बेटा, कि वॉल्यूम को अगर इंक्रीज किया, ये वही चीज है कि अगर प्रेशर को डिक्रीज किया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां गैशियस मोल्स ज्यादा, और अगर वॉल्यूम को कम कर दिया तो ये वही है कि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज किया, रिएक्शन जाएगी उस डायरेक्शन में जहां गैशियस मोल्स कम है। ठीक है बेटा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट वेदर डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। लेकिन अगर आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी एट कांस्टेंट प्रेशर, the reaction always goes in that direction where the number of gaseous moles is more, whether you are studying delta Ng greater than zero or whether you are studying delta Ng less than zero. So I hope बेटा ये cases आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। If you have still any doubts, you can post your doubts in the comment section. अगर नहीं बेटा तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर आप अपनी बुक से क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करोगे, यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी होपफुली। ठीक है बेटा, सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग and keep working hard. Thank you.